तो ग्लोबल आयुर्वेदा से अर्थ यही है कि पूरे दुनिया में आयुर्वेद की क्या लीगल स्टेटस है, आयुर्वेद किन-किन कंट्रीज में किस तरीके से पढ़ाया या अपनाया जा रहा है, उस पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। और आप चूँकि सभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, तो आप कल ही वहाँ नहीं जा सकते। आपको ये विषय जो क्लिनिकल प्रैक्टिस और एकेडमिक्स, इसके अलावा जो पिछली बार भी हमने बहुत सारे दृश्य आपको दिखाए थे कि आप कहाँ-कहाँ बीएमएस के बाद अपना करियर कर सकते हैं और आज भी कि आप बाहर कैसे जा सकते हैं, उन सब के पीछे एक ही थॉट है, वो है कि आज से ही आप डिटरमिन हों कि मुझे उस दिशा में जाना है तो मुझे क्या करना होगा। और उसमें जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना कहीं कुछ नहीं है, वो है आयुर्वेद का ज्ञान। आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ेंगे तभी कोई रास्ता निकल पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से बाहर आयुर्वेद का क्या स्टेटस। अभी अगर हम आज की स्थिति देखें, तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जहाँ आयुर्वेद जो आयुर्वेद के नाम से अगर नहीं है, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से है, या हर्बल मेडिसिन के नाम से है, या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के नाम से है, या ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से है। मुख्य रूप से अगर हम देखें, यूएसए, यूके, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सार्क कंट्रीज यानी कि एशियन कंट्रीज और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इन सब में आयुर्वेद एक बहुत बड़े उसके साथ में प्रेजेंस दिखाता है, बड़ा वॉल्यूम है ये जो कंट्रीज है। ऐसा नहीं है खाली यही है, बाकी की वर्ल्ड ओवर बहुत सारी कंट्रीज में आयुर्वेद का दबदबा है। अब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, और डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, लेकिन वहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा प्रोडक्ट जाता है। इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ पर आयुर्वेद काफ़ी तेज़ी के साथ में अपना स्थान बना रहा है। अब इसमें हम अगर स्टेटस अपना देखते हैं, तो अभी चूँकि आप नए बच्चे हो, तो हो सकता है ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपने ना सुनी हो, लेकिन अपना ज्ञान बढ़ाइए। आयुर्वेद और मेडिकल के अलावा अन्य विषयों पर भी जागरूकता दिखाएँगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ज्ञान चक्षु आपके खुलेंगे। पहले सार्क कंट्रीज़ हुआ करता था, आपने अगर नाम सुना हो, तो सार्क कंट्रीज़ में हमारे जो अड़ोस-पड़ोस के देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। हार्मोनी बनाने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक हार्मोनी बनाने के लिए इन कंट्रीज़ को एक साथ लाया गया था, चूँकि कमोबेश सब में एक जैसी ही कल्चरल समानता पाई जाती थी। फिर उसके बाद में थोड़ा-सा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, तो उसके बाद में बिम्स्टेक के नाम से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बनाया गया, जिसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कोऑपरेशंस के साथ में इन कंट्रीज को एक साथ लाया गया, जिसमें टेक्निकल नो हाउ का भी आदान-प्रदान होता था। उसमें क्या था, उसमें पाकिस्तान को हटा दिया गया था। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है ही, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इन सब कंट्रीज में यानी कि बिम्स्टेक में भी और सार्क कंट्रीज में भी आयुर्वेद जो है वो लीगली अलाउड है। लीगली अलाउड है मीन्स भारतवर्ष की डिग्री वहाँ लीगली अलाउड है, और अगर किसी वजह से वहाँ हमारा आयुर्वेद का ग्रेजुएट जाता है, तो लीगल रूप में वो वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। ईयू कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या हैं, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, तो ये छोटे-छोटे देश और बड़े-बड़े देश को सब के सब जो हैं वो एक दूसरे की सीमाओं से जुड़े हुए देश हैं। तो उसमें भी स्टेटस थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन वहाँ भी लीगली आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अलाउड होना और रिकॉग्नाइज़ होना, दोनों में अंतर है। स्विट्ज़रलैंड में अभी-अभी से मेरा मतलब है कि लास्ट के 2, 3, 4 साल वर्ष की बात आती है, जहाँ अभी-अभी हम कहते हैं।
तो स्विट्जरलैंड में इसको लीगलाइज किया गया है और वहाँ बोर्ड का भी गठन हो गया है। ऐसे कोलंबिया, ओमान, मॉरिशस, इन सब जगह पर आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मॉरिशस में तो बहुत समय पहले से वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स भी हैं, आयुर्वेद की डिस्पेंसरीज भी हैं और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से मेडिकल ऑफिसर्स भारत सरकार के माध्यम से मॉरिशस गवर्नमेंट डेपुटेशन पर मंगाती रहती है। इसी तरीके से आयुष मिनिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि दुनिया भर में 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेदा चेयर की स्थापना की गई है। आयुर्वेदिक चेयर का मतलब ये होता है कि जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर आयुर्वेद को लोग जानें, आयुर्वेद के विषय में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनका निवारण हो और लार्जर स्केल पर जो एकेडमेसिया है, जो एकेडमिक पावर है उस कंट्री या उस यूनिवर्सिटी की, उसके साथ में आयुर्वेद के गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट एकेडमिशियंस जो हैं, वो इंटरैक्ट करें, तो वहाँ पर चेयर की स्थापना हुई है। तो इस तरीके से ये मोटा-मोटा सा स्टेटस हम यहाँ देखते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में आईटी के लोग और मेडिकल फील्ड के लोग भी बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने के लिए लीगल इमिग्रेशंस जो हैं, वो बहुत संकुचित हो जाता है आयुर्वेद के लोगों के लिए। क्या है ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो बाहर के देशों को अपने यहाँ रेज़िडेंट बनाने के लिए बुलाया जाता है, तो जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है वो स्किल्ड वर्कर होता है। स्किल्ड वर्कर का मतलब ये नहीं है कि सिर पर जो है बोझ उठाना है या वहाँ फावड़े चलाने हैं। इवन फिजिशियंस भी जो हैं वो स्किल्ड वर्कर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। जिस कंट्री में जिस स्किल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ इमिग्रेशंस के लॉ जो हैं उसी कैटेगरी के लिए थोड़े से नॉर्मल कर दिए जाते हैं या शिथिल कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ के स्किल्ड लोग वहाँ पर आ सकें। स्किल्ड वर्कर के बाद में हाई स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे ये प्रोग्राम प्राय आयरलैंड और इंग्लैंड में चलता है। हाईली स्किल्ड चाहिए उनको, उनको जैसे फिजिशियंस नहीं चाहिए होते हैं, वो स्किल्ड वर्कर में आ जाते हैं। उनको सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, उनको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए या न्यूरोसर्जन चाहिए। तो वो समय-समय पर जैसी उनकी डिमांड होती है, वो वहाँ पर उस तरीके की स्किल कैटेगरीज़ को निकालते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि किसी भी देश में अगर इमिग्रेशन लीगल वे में होता है, तो उनकी जो वेबसाइट होती है, वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि मैं इमिग्रेशन की कैटेगरीज़ में आता हूँ या नहीं आता हूँ। उसमें जो 3 चीज़ें मेन होती हैं, वो आपकी ऐज होती है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है और आपका स्किल्ड प्रोफाइल कि आप किस फील्ड को बिलॉन्ग करते हैं। अब आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं, तो अभी आयुर्वेद अगर बहुत स्पेसिफिक मैं नाम लूँ, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज़ में कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपी इंग्लैंड में भी है, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपिस्ट के नाम से या पंचकर्मा मसाजर के नाम से, वहाँ एक कैटेगरी उन लोगों ने बनाई है सॉरी। तो उस कैटेगरी के अंतर्गत लीगली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपिस्ट में योगा भी आता है, नेचुरोपैथी भी आती है, आयुर्वेद भी आता है, जिसमें मर्मा स्पेशलिस्ट भी आते हैं। तो इस तरीके से ये एक लीगल पोजीशन है। दूसरा जो सबसे बड़ा लीगल इमिग्रेशन का वो होता है, वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। प्राय हर कंट्री में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया में भी होता जा रहा है। बाहर जो है 99% यूनिवर्सिटी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में होती है। तो उसमें क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारा चाहे वो बीएमएस करने के बाद जाए, चाहे अन्य कोई विषय के बाद में जाए, तो उसको क्या होता है कि जितने टेन्योर का वो कोर्स होता है, उस कोर्स के लिए उसको वीजा अलॉट हो जाता है। वो कंडीशनल होता है, मल्टीपल एंट्री का भी हो सकता है और लिमिटेड एंट्रीज का भी हो सकता है। अगर 2 साल का है तो ये सपोज किया जा सकता है कि आप 2 साल तक उसी देश में रहेंगे। प्राय हर कंट्री में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो वहाँ के सिटीजन हों या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, वो सप्ताह में 21 आवर्स के लिए काम करने के लिए अलाउड होते हैं। चूँकि भारत की तरह नहीं है कि बच्चों की फीस और बच्चों का लालन-पालन, महँगे फ़ोन ये पेरेंट्स ही दें। डेवलप्ड कंट्रीज़ में
एक बार एडमिशन करा दिया, अपना खर्चा बच्चा स्वयं निकालेगा। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, फिलिंग स्टेशंस पे काम करते हैं या फूड डिलीवरी में काम करते हैं या टैक्सी चलाते हैं और वहाँ उस काम को वो कोई बुरा नहीं मानता। हमारे यहाँ बुरा मानते हैं, वहाँ बुरा नहीं मानते। इसके बाद में ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं, वो अलाउड करती हैं कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, तो 2 वर्ष तक आपको वर्किंग वीज़ा भी अवार्ड कर दिया जाता है। अब 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, 2 साल का पोस्ट कोर्स आपको वीज़ा मिल जाता है। तो 4 साल का वीज़ा इसीलिए वो देते हैं ताकि आप वहाँ की कल्चर को स्टडी कर सको और कोई भी कंट्री किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन देती है, वो ये सोच के नहीं देती है कि आप यहीं बस जाएँगे। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से हायर एजुकेशन लें और अपने देश में जाकर उसका सदुपयोग करें। लेकिन वहाँ चूँकि 2 साल का आपको पोस्ट डिग्री वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, वहाँ रह जाते हैं, वहाँ की कल्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं और वहीं के नागरिक बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक लीगल इमिग्रेशन का प्रोसेस है, चाहे विषय कोई भी हो, मास्टर्स करने जाएँ या बैचलर्स कोर्स करने जाएँ या पोस्ट डॉक्टरल स्टडी करने के लिए जाएँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लगभग एक ही जैसा वीज़ा क्लोज़ होता है। अभी ये देखिए कि बाहर जो है आयुर्वेद को किस तरीके से हम ले जा सकते हैं। तो 2 वर्ड हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर, आयुर्वेद एज़ ए प्रोडक्ट और आयुर्वेद एज़ सर्विसेज़। अब इसमें क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हमारी मेडिसिन्स हैं, चाहे वो क्लासिकल मेडिसिन्स हों, चाहे प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स हों। तो इनको हम एज़ ए प्रोडक्ट बाहर जो हैं, ग्लोबल ऑडियंस को या ग्लोबल परचेज़र को, ग्लोबल कम्युनिटी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में सिंगल हर्ब्स हम बाहर भेजते हैं और पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस भी भेजते हैं। वो कैप्सूल्स के फॉर्म में हो सकता है, टी बैग्स के फॉर्म में हो सकता है, पाउडर हो सकता है, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। सिरप बहुत कम मात्रा में बाहर जाता है चूँकि उसके लिए बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फ्रेट के, तो वो आड़े आते हैं। इस तरीके से कॉस्मेटिक्स का एक नया बहुत बड़ा स्कोप खुला है, जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स जो हैं, वो बाहर जाते हैं। ऐसे ही प्रोप्राइटरी फूड के रूप में हमारी मेडिसिन जाती हैं। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है बताने की कि 99% कंट्रीज़ में जहाँ पर भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें हमारी सारी मेडिसिन्स जो हैं, वो फूड सप्लीमेंट के रूप में क्लासिफाइड होती हैं। चूँकि अगर मेडिसिन के रूप में हमें अपनी दवाई भेजनी होती है, तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इतने कठिन हैं, इतने महँगे हैं कि वहाँ किसी भी प्रोडक्ट को मेडिसिन के रूप में रजिस्टर कराना बहुत मुश्किल काम होता है। तो फूड सप्लीमेंट के रूप में हमारी मेडिसिन्स वहाँ जाती है। ऐसे ही एक और कैटेगरी है जो प्रोडक्ट के रूप में पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ी संख्या में बाहर जा रही है। वो है हमारे आयुर्वेद के जो योगा के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे योगा मैट है या नेचुरोपैथ के कुछ मसाजर्स हैं और पंचकर्म के हमारे जितने भी द्रोणी है या शिरोधारा के यंत्र हैं, इस तरीके से कुछ पंचकर्म के टूल्स के नाम से भी हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में भेजते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि अब इसमें करना क्या होता है? हम ऐसा तो है नहीं कि आज मेरे पास में फ़ॉर्मूला है और मैंने फटाक से बाहर भेजना चाहता हूँ तो मैंने भेज दिया, नहीं। अभी ज़्यादातर जितने लोग भी इन प्रोडक्ट्स को बाहर भेजते हैं, ओवरसीज़ भेज रहे हैं, उनका मॉडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसा ही होता है और वे 2 मॉडल हैं उनके और एक सबसे पहले जो मॉडल भारत की इस विधा को, इस ज्ञान को विदेशों में प्रतिस्थापित किया, वो महर्षि आयुर्वेद ने किया। महर्षि महेश योगी जब भारत से बाहर अपना मेडिटेशन का और आयुर्वेद का जब प्रचार-प्रसार वो बाहर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सेंटर्स खोले और हिंदुस्तान में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। यहाँ से वैद्यों को लेकर गए, उनको ट्रेंड किया और वहाँ अपने आश्रम में जो उनके फॉलोवर्स थे, उनको वो आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट करते थे। बहुत बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विद्यार्थियों को, आयुर्वेद के नववैद्यों को उन्होंने रिक्रूट किया, ट्रेंड किया और कंट्री स्पेसिफिक आवश्यकताओं के अनुसार उनको ट्रेंड किया।
अगर किसी को यूएस में भेजना है, तो यूएस के फ़ौना एंड फ्लोरा में क्या-क्या मिलता है, वहाँ क्या-क्या खाया जाता है, उनको किया और बहुत माइनस टेम्परेचर के अगर कंट्रीज़ में उनको नीदरलैंड वगैरह में भेजा जाता है या ऐसी कंट्रीज़ जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड, तो कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने बहुत साइंटिफिकली उसको स्टडी किया और उसी के अकॉर्डिंग अपने वैद्यों को उन्होंने ट्रेन किया। तो पहला और फ़ॉरमोस्ट अगर मेरी जानकारी में नाम है आयुर्वेद को भारत से बाहर स्थापित करने में, तो वो महर्षि महेश योगी का है। उसके बाद में क्या होता है इसको मैं थोड़ा आगे लूँगा, पहले मैं बता दूँ कि दूसरा है सर्विसेज़। सर्विसेज़ मीन्स क्या है? सर्विसेज़ मीन्स है कि जिसमें हम कोई चीज़ देते नहीं हैं, केवल अपना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, उसी को शेयर करते हैं। जैसे एक फिजिशियन पेशेंट को देखता है, तो वो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। अपनी बुद्धि विवेक से उसको एग्ज़ामिन करता है, दवाइयाँ लिखता है, वो उसको फिज़िकली कुछ दे नहीं रहा है अनटिल अनलेस आप डिस्पेंसिंग फिजिशियन ना हो। तो सर्विसेज में आयुर्वेद की काफ़ी बड़ी डिमांड आज हो गई है, ख़ास तौर से जब से ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ पिछले 2-3 वर्षों से। इसमें क्या है, हम उनको थेरेपेटिक कंसल्टेंसी दे सकते हैं, यानी कि रोग विशेष के लिए अपने आप को फ्रेम कर सकते हैं कि हम इसके स्पेशलिस्ट हैं, आइए और हमसे कंसल्टेंसी लीजिए। आजकल दुनिया बहुत गोल हो गई है, हर जगह का पैसा आपके पास आराम से कंसल्टेंसी का आ जाता है। उसके बाद में दूसरी सर्विसेज क्या है कि आप उनको आयुर्वेद सिखा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन सिखाएँ, चाहे फिजिकल सिखाएँ, वहाँ जाकर सिखाएँ या वहाँ से लोगों को बुलाकर सिखाएँ। तो उनको आप आयुर्वेद सिखाते हैं, बेसिक आयुर्वेद से लेके एडवांस आयुर्वेद तक के कोर्सेज़ आप डिज़ाइन करते हैं और उनको बताते हैं कि भई आयुर्वेद ये है। उसके बाद में पंचकर्म की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप अभ्यंग करेंगे, किस तरीके से पोटली करेंगे, किस तरीके से पिंड स्वेद करेंगे, पूरा का पूरा धारा कैसे देंगे। तो ये सारा एक सर्विसेज़ के अंतर आता है। ऐसे ही आप जो है, वो ज्योतिष का भी बहुत बड़ा प्रचलन और अट्रैक्शन बाहर में है। मरमा के लिए अलग-अलग लोग जो हैं वर्कशॉप्स कर रहे हैं। ऐसे योगा, नेचुरोपैथी, दूसरे रिज़ॉर्ट्स को एस्टेब्लिश करने में आप अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं, कि रिज़ॉर्ट्स बहुत बड़ा है तो आयुर्वेद की दृष्टि से वहाँ कैसे हट्स बननी चाहिए या कैसे रेज़िडेंस होना चाहिए, एसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बहुत बड़ा फ़ील्ड है, जिसमें हम अपनी सर्विसेज़ लोगों को दे देते हैं। अब क्या होता है, इन्हीं को अगर हम क्लब करें और कल जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे भविष्य में जाकर विदेशों में आयुर्वेद को लेकर जाएँ और अपना नाम कमाएँ, तो 2 ही तरीके के प्रोटोकॉल मैं अब वहाँ पर आता हूँ। एक ये होता है कि मैं मेरी प्रेज़ेंस रही है इंटरनेट पर या कहीं भी या प्रिंट मीडिया में, तो दूसरे देश में जो व्यक्ति आयुर्वेद के अपने सेंटर्स खोलना चाहता है, तो वो ढूँढता रहता है। लिंक्डइन एक बड़ा माध्यम है उस तरीके से कंसल्टेंसी करने का। तो वहाँ से उन्होंने मान लीजिए मुझे उनको लगा कि इनका प्रोफाइल ठीक है, वो मुझको कॉन्टैक्ट करेंगे और मेरे वहाँ के स्टे से लेकर मेरे इमिग्रेशन प्रोसेस तक क्या वीज़ा कंडीशन होगी, वो सारा उनका काम है। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या जो भी टेन्योर म्यूचुअली तैयार होता है, वो वहाँ बुला लिया जाता है हमारा कंसल्टेंट। वो अपनी कंसल्टेंसी वहाँ देता है, जो भी उनकी सैलरी फिक्स होती है। जैसे अभी नीदरलैंड के लिए एक एडवर्टाइज़मेंट आया हुआ था कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा फिजिशियंस चाहिए और 2 लाख इंडियन रुपीज़ पर मंथ में वो सैलरी देंगे और वहाँ का उनका रहने का, खाने का, वो सारा फ्री रहेगा। यानी कि अगर मोटी भाषा में हम यूज़ कहें, तो वो 2 लाख रुपया आपका लगभग सेव है। उसमें से 20-50 हज़ार रुपए महीना आप मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स पर। तो इस तरीके से अलग-अलग कंट्री का अलग-अलग सैलरी पैकेज होता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप वहाँ जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एजुकेशन को एज़ ए सर्विस आयुर्वेद की एजुकेशन को यूज़ किया। वहाँ के कुछ नॉन आयुर्वेदिक लोगों को आपने आयुर्वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पढ़ा, तो अब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको प्रोडक्ट चाहिएगा। तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपने पंचकर्मा के लिए उनको ट्रेंड किया, तो पंचकर्मा थेरेपिस्ट भी उनको चाहिएगा। तो वो इनिशियली हायर करके ले जाते हैं 2, 3, 4 साल के लिए। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका और उनका कितना बढ़िया कोलैबोरेशन रहता है। यू मे रिमेन देयर फॉरएवर एंड यू मे सर्च सम न्यू एवेन्यूज़ देयर कि भई वहाँ मैं कैसे अपने आप को आगे मैं बताऊँगा कि कुछ अ
रियल एग्जांपल्स देकर। तो इस तरीके से मोटे तौर से ये 2 तरीके से लोग अपने उसको करते हैं। एक आती है फिर, भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, इमिग्रेशन के लिए भी मैं स्किल्ड नहीं हूँ। तो बैकडोर एंट्री वर्ड बड़ा कॉमन सा होता है, बट आई हेट दिस बैकडोर एंट्री। मैं इसको कहता हूँ लेटरल एंट्री, यानी कि बाहर से आपका ताला बंद है और पता है कि अंदर बैठे हुए हैं लोग, तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? या तो दीवार फांद कर जाएंगे, या पड़ोस के यहाँ से जीने से जाएंगे, पीछे से आवाज लगाएंगे, भाई मैं आ गया हूँ, जरा मुझे ले लो अंदर से। तो इसमें क्या है कि ज्यादातर जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, वो जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होकर। सॉरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि बीएमएस जो है हमारा, ये कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, कि किस यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री मिलती है। डिग्री मिलने का अर्थ ये है कि बीएमएस कोर्स जो है वो उस डिग्री, उस यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज, बाहर की यूनिवर्सिटी ने मान रखा है कि आगरा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी या राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, इनके कोर्सेज को अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज ने, एक कॉलेजियम वहां पर यूनिवर्सिटीज का बना हुआ होता है, वो इंडिया में आते हैं, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनटेक करने के लिए यहाँ पर वर्कशॉप्स करते हैं, तो वो डिग्री हमारी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यानी कि उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत पुराना नहीं है। 2008 में 2008 में मेरे बेटे को मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो जब हम उसको ये सब ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, एमआईटी यूनिवर्सिटी वहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी की, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नहीं थी, जो कि यहाँ एडमिशन के लिए पूरा सिर पैर का जोर लगाते थे। चूंकि यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, यूजीसी से तब तक उसकी रैंकिंग नहीं आई थी, तो वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो किसी के नाम से या किसी की पावरफुल होने की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, उस यूनिवर्सिटी का क्रेडिटी देखते हैं कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इसकी। तो पहला आया कि हम बीएमएस डिग्री, यस ये एलिजिबल है मास्टर्स करने के लिए, बट सब्जेक्ट टू द यूनिवर्सिटी क्रेडिशन, कि यूनिवर्सिटी का एक्रेडिशन कैसा है। उसके बाद में दूसरी जो हम वहां जाकर कर सकते हैं, वो मोस्ट पॉपुलर जो सब्जेक्ट है, वो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ है। दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिमांड ना हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे कम मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ यूज होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? अभी देखिए, एक इससे बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल नहीं है। हमारे यहाँ कोविड कर्फ्यू लग रहा है, कोरोना कर्फ्यू के नाम से लग रहा है। कुछ चीजों को हम कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और इसको लगाती है गवर्नमेंट, जबकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का एरिया ही नहीं है, ये हेल्थ का एरिया है, कि कहाँ किस चीज को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, किस चीज को हम ओपन करेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको अंजाम देते हैं। तो बाहर जाने के लिए मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ सबसे बड़ा कोर्स है, दुनिया की हजारों यूनिवर्सिटीज इसको अलाउ करती हैं, और बीएमएस उसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। दूसरे नंबर पर आता है क्लिनिकल रिसर्च, नया विषय है, भारत में बहुत कम यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किया है, हालांकि पिछले 2-1 साल से तेजी से हो रहा है। जैसे मैंने पिछली बार भी अपने उद्बोधन में बताया था कि क्लिनिकल रिसर्च एक नया एरिया है जहां अपने आयुर्वेद के बच्चे जा सकते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी वही 2 साल का कोर्स होता है, और तरीके वही होते हैं। यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में आती हैं, या आप ऑनलाइन वहां अप्लाई करते हैं, एक क्राइटेरिया का पॉइंट्स होते हैं वहां पर, उनको आप फुलफिल करते हैं तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। सारा काम बहुत अच्छे से होता है, किसी भी मीडिएटर की या किसी भी एजेंट की जरूरत, ये मेरा अपना अनुभव बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर है, नहीं पड़ती। प्रॉब्लम वहीं आती है जहां हम लोग किसी एजेंट के माध्यम से जाना चाहते हैं, या हमें लगता है कि शायद हम ये प्रोसेस पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में एमबीए करने के लिए लोग जाते हैं, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा स्कोप होता है जिसमें बच्चे जा सकते हैं। लेकिन एमबीए के लिए अगर भारत में भी आप कभी
अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए करें कि इसमें एज रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो आप पाओगे कि एमबीए एकमात्र कुछ ऐसे विषयों में से एक विषय है जहां पर एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो बाहर क्या है कि बाहर आप जो हैं सीधे एमबीए में एडमिशन नहीं ले सकते। वहाँ ज़्यादातर अच्छी यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के लिए एमबीए के लिए आपको मैनेजरियल पोस्ट का कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, और एक बार अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप वहाँ पर खुल जाता है, चाहे वहाँ आएँ, चाहे वो इंडिया में वापस आएँ। उसके बाद में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ आयुर्वेद के लिए भी कुछ स्पेशलाइज़्ड कोर्स चलते हैं। जैसे इंग्लैंड में बीएससी और एमएससी आयुर्वेद चलता था, लेकिन वो 2009 में बंद कर दिया 19 में बंद कर दिया गया, चूँकि वहाँ पर उतने विद्यार्थी ही नहीं मिले। इटली में एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा चलती है, कनाडा में भी एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा चलती है। अमेरिका में तो आयुर्वेद के पूरे 5 वर्ष की डिग्री के कई सारे कॉलेजेस हैं, जो वहाँ के लोगों को आयुर्वेद की डिग्री देते हैं। इस तरीके से हर कंट्री में आयुर्वेद के लिए कुछ न कुछ कोर्सेज भी चलते हैं, तो उनमें भी आप जा सकते हैं। अब ये तो हुआ कि हम स्टूडेंट्स के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं। अब स्टूडेंट जब जाता है, तो आगे देखेंगे कि क्या-क्या आपको उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन दूसरा लेटरल एंट्री पर हम बात करते हैं, तो एक और तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए। वो है कि मेरे कोई जानने वाला किसी कंट्री में है, मेरी फैमिली में से है कोई, मेरे डिस्टेंट रिलेशन में है, या मेरे पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो मुझको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और यहाँ आकर घूमिए। चूँकि अगर हम किसी कंट्री में घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत पैसा आपको दिखाना होता है कि आपके पास में उतना पैसा है या नहीं है, तभी वहाँ आपको वो वीज़ा मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो क्या है कि आपके जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि हम इनका स्टे का खर्चा हम उठा लेंगे, तो बहुत बड़ी आपकी एक सरदर्दी बच जाती है। अब वहाँ जाकर लोग क्या कर रहे हैं? छोटे-छोटे ग्रुप्स में वर्कशॉप करते हैं। 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की मैक्सिमम, नॉट मोर देन 50, और वो घरों में इतनी व्यवस्था होती है कि लोग जो हैं घरों में 20 लोगों को बैठा सकते हैं, 50 लोगों को बैठा सकते हैं। वहाँ उनको आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज दी जाती है। उसके बाद में फिर आप जब उनसे रिलेशंस बन जाते हैं, आपके पास में उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप उसको ऑनलाइन, टेलीफ़ोनिकली, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनके साथ में मिलते रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आपकी ज्ञान का उन लोगों को पता लगता है कि भई आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान इनको है, फिर वो ऑफ़िशियली आपको इनवाइट भी कर लेते हैं, और एक बिगर ग्रुप में फिर वो ऑफ़िशियली आप वहाँ कोई पैसा नहीं कमा सकते टूरिस्ट वीज़ा पर। लेकिन वो आपका जो ऑर्गेनाइज़र है, वो आपको कंपनसेट करता है आपके स्टे पर और आपके टिकट पर। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ग्रो करता है। लाइव सेशंस आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप मरमा स्पेशलिस्ट हैं या योगा के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ जाकर आप योगिक एक्सरसाइज़ेज़ की लाइव सेशंस कर सकते हैं। तो ये लेटरल एंट्री के कुछ तरीके हैं, और एक जो सबसे ज़्यादा हमारे आयुर्वेद के लोग बाहर गए हुए हैं, वो है डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा पर। खास तौर से लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड आईटी में हैं, तो वो आईटी कंपनी ने उनको भेज दिया, तो उनके डिपेंडेंट के लिए हमारे बच्चों को डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाता है, और वो वहाँ जाकर वर्क कर सकते हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कि वीज़ा कंडीशंस क्या-क्या हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में या तो हस्बैंड जाता है, या आयुर्वेद का अगर विद्यार्थी है और उसकी वाइफ जो है वो बाहर चली गई, तो वो उसके साथ डिपेंडेंट वीज़ा में चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लेटरल हमारा, अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि वो इसलिए माइग्रेट किए कि उनके हस्बैंड ने एक ग्लोबल कंपनी जॉइन कर ली, या इंडिया में थे, उनको भेज दिया 3 महीने के, 3 साल के लिए आप यूएस जाएँगे, जर्मनी जाएँगे। तो उनके साथ में डिपेंडेंट की हैसियत से उनकी पत्नियाँ या उनके पति, दोनों ही तरफ से बात है, तो वो वहाँ का उनको वर्क वीज़ा मिल जाता है कि वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड मोड में वहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ आप अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। फ्री में कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो ये इस तरीके से आप लेटरल एंट्री के लिए आप अंदर जा सकते हैं। अब इनमें से किसी भी रूप में जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रूप में अगर आप जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको इंग्लिश, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फॉरेन लैंग्वेज में, तो जिस कंट्री में आप जाते हैं, वहाँ अगर इंग्लिश उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। आज की डेट में 2 टेस्ट हैं जो वर्ल्ड ओवर जाने जाते हैं। एक आइल्स है, आइल्स से होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम, और एक चलता है टोफेल। टोफेल को कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। इसका स्कोर होता है आउट ऑफ 9, तो उसमें आपको 7 स्कोर से कम है। 4 हिस्सों में ये टेस्ट बँटते हैं। एक स्पीकिंग आपकी कैसी होगी, लिसनिंग कैसी होगी, राइटिंग कैसी होगी, और आप जो है इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। तो ये बहुत 4 उनके होते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो आइल्स और टॉफेल की कोचिंग कराते हैं। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो बहुत बड़ा एक संगठन है जो आइल्स का ऑफिशियल पार्टनर भी है। और मजे की बात ये है कि ज्यादातर कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वहाँ ये दोनों टेस्ट माने जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूके है, यूएस है। इन सब में आइल्स और टोफेल जो है ये आवश्यक है। इसके बिना आपको वहाँ वीजा नहीं मिल सकता एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके बाद में डिग्री का एवेल्युएशन। अभी जैसे मैंने बताया कि 5 साल का कोर्स है, उनको क्या पता यूनिवर्सिटीज को आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो ये यूनिवर्सिटी देती है 1 पेज का, कि 5 साल में बीएमएस की डिग्री में ये पढ़ाया जाता है, ये टेक्निकल चीजें होती है, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है। दुर्भाग्य से माने आज हमारे बीच में गोविंद जी हैं जो सीसीआईएम के मेंबर भी रहे हैं और अभी भी सीसीआईएम से जुड़े हुए हैं। मैंने सीसीआईएम में एक ग्लोबल आयुर्वेदा पर 3 साल पहले एक सेमिनार इसी तरीके से आयोजित किया गया था। मैंने वहां भी ये विषय उठाया था कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो बीएमएस की डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट नहीं जानती कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, और हमारे बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत बाहर जाकर होती है, चाहे आप पढ़ने जाएं चाहे आप वहां काम करने जाएं। क्योंकि डिग्री इवेल्युएशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन आपको मेंबर नहीं बना सकती। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं। हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये रेज किया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी मौका मिले पूछिएगा कि ट्रांसक्रिप्ट होता है या नहीं होता है। क्योंकि जब ये डोजियर पूरा जाता है उसमें डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मांगा जाता है। आप लीगली अगर इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको स्किल्ड के लिए जरूरी होगा कि मैंने क्या पढ़ा है, और वो आप खुद नहीं भेज सकते, वो यूनिवर्सिटी भेजती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये रोज इसी काम को करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी डिग्रीज होती हैं, इन डिग्रीज का ये ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट होता है। जितने आईआईएम्स हैं, जितनी आईआईटीज हैं, जितने बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड हैं, वो सब जानते हैं कि डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कितना जरूरी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आयुर्वेद के डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटीज जो हैं, या तो वे जानती नहीं हैं या वो करती नहीं हैं। कारण क्या है, ये केवल यूनिवर्सिटी बता सकती है। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। बाहर पढ़ना बहुत महंगा है और बाहर रहना उससे भी महंगा है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक सेमेस्टर की जो फीस होती है वो उस कंट्री की जो भी करेंसी होगी, तो 10 से लेके $15,000 इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर, वो एक सेमेस्टर की फीस होती है। तो अगर आज 70-75 रुपया का यूएस डॉलर है, तो आप इसको 12,000 से गुना कर लीजिए कि 7-8 लाख रुपया जो है वो एक सेमेस्टर की फीस होती है, और 4 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा एक कैलकुलेशन हर यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग होती है कि महीने में कम से कम $1,000 से $1,200 का खर्चा आपके रहने का होगा। तो साल भर में अगर $1,000 का भी है तो $12,000 आपके रहने के हो गए। इस तरीके से आपको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है,
उसके लिए आजकल अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपको कॉल आ जाती है, तो बैंक 20 लाख तक का एजुकेशन लोन आपको दे देता है। और यकीन मानिए अगर आपके अंदर फ़ॉरेन में जाने की इच्छा है, आयुर्वेद को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पंचकर्मा को, मर्म थेरेपी को, नाड़ी ज्ञान को, इन सबको आपने साध्योपांत किया है, तो आपको एक ही सेमेस्टर की फीस देनी है। बाकी तो आप वहाँ कमा लेंगे जाकर। और अगर यहाँ आप एमडी भी करते हैं अपने भी देश में, जो प्राइवेट कॉलेजेस करा रहे हैं, उसमें भी एमडी का 3 लाख से लेके 5 लाख सालाना का खर्चा तो है ही। तो 3 साल में 15 से 30 लाख रुपया तो यहाँ भी लगता ही है। अब वहाँ क्या पढ़ते हैं उस पे मैं ज़्यादा वो नहीं दूँगा कि घर बैठे भी 15 लाख रुपए में एमडी की डिग्री मिल रही है बहुत सारे कॉलेजेस में, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास में हो जाती हैं, तो फिर ये होता है कि आप सर्च कैसे करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है? तो न्यूज़पेपर जो है, ये सबसे बड़ा माध्यम होता है और आईडीपी करके एक संस्थान है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा, इनकी यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉलेजियम बना हुआ है और ये रेगुलरली पूरे वर्ल्ड में प्राय 2 इनटेक होते हैं साल में। एक इसको होता है जो फ़रवरी में उनका सेशन स्टार्ट होता है और एक होता है जुलाई में। तो जो फ़रवरी का सेशन होता है उसकी सारी प्रोसेस जो है वो अगस्त-सितंबर से स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर तक वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक क्लोज़ हो जाती है। ऐसे ही जो जुलाई वाला इनटेक होता है, उसकी जनवरी-फ़रवरी से स्टार्ट हो जाती है और जून तक जाते-जाते वो कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एसोसिएशंस होती हैं, जो हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर में फ्री में अपने सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं, उनके जो कोर्सेज़ होते हैं, उनको बताते हैं और वहाँ बहुत हेल्पिंग काउंसलर्स होते हैं, जो आपको बताएँगे कि आपके लिए कौन-सा कोर्स सूटेबल है, कहाँ आप जा सकते हैं और वो ये गारंटी नहीं देते लेकिन कि आपको वहाँ का इमिग्रेशन दिलवा दें। तो इस तरीके से आपको अगर बाहर जाने की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत विजिल आइज़ रखनी पड़ेंगी। उसके बाद में ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपको आयुर्वेद की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का पैसा खराब करेंगे और लौट के बुद्धू घर वापस आ जाएँगे। उसके बाद में पंचकर्मा एज़ ए थेरेपिस्ट आप भूल जाओ कि आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हो। आप ये भूल जाओ कि मैं 5 साल तक आयुर्वेद का थेरेपिस्ट हूँ। तो पंचकर्मा का खुद रोगियों पर आप थेरेपी कीजिए, जितने भी मैक्सिमम कर सकते हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। मर्म का ज्ञान लीजिए कि मर्म किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से तुरंत रिलीफ आती है। प्रकृति एस्टिमेशन, नाड़ी परीक्षा, इन सब चीज़ों का ज्ञान इन 5 वर्षों में आपने किया, तो आपका भविष्य जो आज आप सोच रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योग, आयुर्वेद के अनुसार आहार-विहार और नेचुरोपैथी के कुछ मड थेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं। एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष मैंने पहले बताया, उसका एक बेसिक सा ज्ञान अगर हम लोगों को है, तो वो आपको आगे जाकर बहुत बड़ा हेल्प करेगा। अब जैसे डायटिक्स की बात कर रहे हैं हम, वे सारी कंट्री जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे में 6 महीने तक रात ही रहती है। तो कैसे वे लोग काम करते हैं, किस तरीके से वो करेंगे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप लोगों की हम मान सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैं थोड़ा इसको ज़्यादा करता हूँ चूँकि 6 बजने वाले हैं, मुझे शायद 1 घंटे का समय दिया गया था। इसमें प्रॉब्लम्स और हार्डशिप्स क्या आती हैं जब हम बाहर जाते हैं या एस्टेब्लिश होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको अगर अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है और वहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको केवल हमने सैर-सपाटे के लिए एक मीडिया बनाया हुआ है, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन का है कि फाइनेंशियली जैसा मैंने बताया कि वहाँ बच्चे काम करते हैं, तो अगर हमें वो लत पड़ गई ज़्यादा कमाने की, तो भी हम जो हैं अपने आप को पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर सकते और अगर काम नहीं करेंगे तो हमेशा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेगा और पेरेंट्स से कब तक मँगाएँगे चूँकि बहुत बड़ी रकम होती है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम बाहर जाएँगे, वो कल्चर हम एडॉप्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितनी जल्दी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा है, बहुत बड़ा।
उसमें लैंग्वेज बैरियर भी एक चीज आती है। दूसरा आता है सोशल कल्चर। वहाँ अगर सोशल कल्चर है और हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे पास में है, हम उनकी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हम दूसरा एक बहुत बड़ा विषय आता है हाइजीन का। हम लोग जो हैं वो हाइजीन उतना मेंटेन नहीं कर पाते जितना आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने की होती हैं। ऐसे कुछ एथनिक इश्यूज़ भी होते हैं, बड़े अनफॉर्च्यूनेट होते हैं, लेकिन ये सब जगह जिसको रेशियल कहते हैं, एथनिक इश्यूज़ होते हैं, किसी को हमारी स्किन का कलर पसंद नहीं है, किसी को हमारी टोन पसंद नहीं है, किसी को हमारी बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं है। तो बहुत बार होता है और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होता है। फिर उसके बाद में कुछ लीगल इश्यूज होते हैं कि हम वहाँ प्रैक्टिस लीगली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस का राइट है, वो हमें कितना है, कितना नहीं है। और उससे भी बड़ा है अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन हम किस तरीके से यूज करेंगे। और एक जो मेन चीज है पूरी डेवलप्ड कंट्रीज में किसी भी सिस्टम ऑफ हेल्थ को जिंदा रखने के लिए, वो है इंश्योरेंस कवर। कि इंश्योरेंस कवर अगर उस पद्धति को नहीं है तो बहुत महंगा हो जाता है। इस तरीके से ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक ये बुक है, इसका जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पूरे उसमें दिखाया गया है कि जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो लगभग 200 से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूएचओ में। तो कहाँ-कहाँ जो ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, उसका क्या स्टेटस है। तो इसमें नीचे मैंने इसका लिंक भी दिया है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें इंश्योरेंस कवर का पूरा 2020 की भी आ गई है ये, लेकिन वो पीडीएफ में नहीं है, वो रीडेबल है केवल। तो इसमें क्या है, इस तरीके से आपको कुछ उसमें दिखेगा कि 2012 से इन्होंने एक कंपाइलेशन किया कि इंडिजिनस ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज कितने में थी, एक्यूपेंचर कितने में था, आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे इसको अगर आप देखेंगे तो 5 में ही था। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जो ग्रोथ है वो हर्बल मेडिसिन की 2019 1990 से लेके 2018 तक, यानी कि लगभग 20 वर्ष में वो कितनी हो गई है। अगर वो 65% थी तो 124 कंट्रीज में, 65 कंट्रीज में थी, और 124 कंट्रीज में 2018 में ये हर्बल मेडिसिन का स्कोप था। तो इस तरीके से इसमें और बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। उसको अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है तो इस बुक को आप जरूर। अब ये कुछ चीजें हैं कि बाहर के लिए वहाँ का क्या लीगल स्टेटस है, जहाँ बोर्ड्स नहीं है तो कैसे आपको मानेंगे कि आप क्वालिफाइड है। तो ज्यादातर क्या होता है कि उन प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, चाहे वो मेडिकल की हों, चाहे आर्किटेक्ट की हों, चाहे सोशल वर्क की हों या लीगल हों, हर प्रोफेशन की बाहर जो एसोसिएशंस हैं, और वो एसोसिएशन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। व्हाट आर दोज कंडीशंस? वो कहते हैं कि आपके जो मेंबर्स होंगे उनके पास ये क्वालिफिकेशन होगी, ये एक्सपीरियंस होगा, ये फील्ड ऑफ स्पेशलिटीज होंगी। तो जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं वो उनके मेंबर्स, अगर मैं बनता हूँ बाहर जाकर, तो गवर्नमेंट मान लेगी कि मैं इसका मेंबर हूँ तो मेरे पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है इस फील्ड की। तो एक तरीके से लीगल कवरेज मुझे मिल जाता है। तो ये कुछ एसोसिएशंस हैं, जैसे ट्रिपल ए, ऑस्ट्रेलेशियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा, बड़ी एसोसिएशन है, और 90% जो आयुर्वेद के लोग वहाँ हैं वो इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। नामा, ये अमेरिका की एक वो है, नेशनल आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन। ऐसे ही वहाँ दूसरी बड़ी एसोसिएशन है अपना, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही एक ये डबल ए पी यू के, एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स इन यूके, आयुर्वेदा एसोसिएशन ऑफ कनाडा। इस तरीके से ये कुछ एसोसिएशंस हैं, हर कंट्री में हैं, लीगलाइज्ड हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड हैं। ऐसे ही नीदरलैंड में एक बड़ी संस्थान है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेदा। वहां भी बड़ा स्कोप है और साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद पर रिसर्च की जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप जो हैं अपने आप को बाहर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने हमने रखी हैं। तो
इसमें और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की है। कुछ कंट्रीज़ में आप अपने लिए मेडिसिन मँगवा सकते हैं लीगल वे में, वो शिप हो जाती हैं, कई जगह नहीं होती हैं और कोई कंट्री ऐसी नहीं है, जहाँ इंडियन स्टोर्स ना हो। मैंने तो कई जगह गया हूँ, मैंने देखा है कि हिमालय और पतंजलि, इनकी दवाइयाँ हर जगह मिलती हैं। अभी एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे मित्र हैं स्वामीनाथ मिश्रा जी, वो इटली में गए हुए हैं, ऐसे ही गए, वो बहुत अच्छा लिखते थे तो प्रिंट मीडिया में उनके आर्टिकल्स छपे, तो इटली से एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा ये अच्छे कोई फिजिशियन है, उनको बुला लिया। वो पिछले मेरे विचार से 25-30 साल से वहाँ पर हैं और 2-3 महीने के लिए इंडिया में आते हैं। वहाँ भी मेडिसिन वही है, महर्षि आयुर्वेद की मेडिसिन वहाँ अवेलेबल है। तो ये कुल मिलाकर एक विज़न है आप लोगों के सामने रखा है कि आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, 3 चीज़ें, आयुर्वेद का ज्ञान, वो कहीं नहीं आप उसके अलावा आप कहीं नहीं रुक सकते। हार्ड वर्किंग नेचर, आपकी मेहनत आप कितनी कर सकते हैं, कितना इनोवेटिव हैं आप, ये सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण है।